बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम अलजबरा ऑफ रीमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल फंक्शंस के हवाले से देखेंगे। अलजबरा का कंसेप्ट ये है कि अगर फंक्शन है उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या दो फंक्शन हैं उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, तो क्या वो वाली प्रॉपर्टीज़ प्रिजर्व रखेंगे जो पहले वाले फंक्शन में मौजूद थी। ये है इस सेक्शन का मेन टारगेट। थ्योरम 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है या रीमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल है और सी कोई कांस्टेंट रियल नंबर है, सी को एफ से मल्टीप्लाई करें, तो क्या वो रीमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। तो ये इस केस में ये वाला इंटीग्रल की ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। ये हमने प्रूफ करना है। अब सी के ऊपर हमारे पास दो केसेस बनते हैं। अगर सी ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा। सी को ज़ीरो करेंगे तो ये फंक्शन जो है ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये ज़ीरो फंक्शन हो जाएगा। ज़ीरो फंक्शन कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट फंक्शन रीमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल होता है। ये पहले हम प्रूफ कर चुके हैं। ना सिर्फ ये, दूसरा ये कि सी ज़ीरो है तो इसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो फंक्शन का इंटीग्रल ज़ीरो है। इसी तरह से किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करें, उसे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ज़ीरो हो जाए, तो ये इक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम सपोज करते हैं कि सी ज़ीरो नहीं है। तो सी ज़ीरो नहीं है तो सी ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा या लेस दैन ज़ीरो होगा। पहले हम सपोज करते हैं कि सी है ना जो वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है। जब सी ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो हमने ये शो करना है कि सी मल्टीप्लाई बाई एफ है वो आर ऑफ अल्फ़ा से बिलोंग करता है। लेकिन हमारे पास गिवन ये है कि एफ़ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है इस इंटरवल पे। जब फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो हर एप्सिलॉन के लिए एक पार्टीशन मिलेगी इस तरह की, p इक्वल टू a इक्वल टू x नॉट x1 एंड सो ऑन xn विच इज़ इक्वल टू b सच डैट वी हैव दिस इनइक्वालिटी 1। ये हमने अपने आसानी के लिए एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन बाई c से इसे एस्टिमेट किया u माइनस l को। ये हम पहले रिज़ल्ट कर चुके हैं। ये नेसेसरी और सफिशिएंट क्राइटेरिया कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा तो ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम f के इन्फिमम और मिनिमम, इन्फिमम और सुप्रीमम जो है वो कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल एम आर को और कैपिटल एम आर को इस इंटरवल के लिए। ये सब इंटरवल लिया है हमने p में से। अगर एम स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर एफ़ के इन्फिमम और सुप्रीमम है तो अगर उसे सी से मल्टीप्लाई करें तो सी एम आर स्मॉल और सी कैपिटल एम आर जो होंगे ये सुप्रीमम और इन्फिमम बनेंगे सी एफ़ के इस इंटरवल। ये आप चेक कर सकते हैं आसानी से, ये बाय डेफिनेशन है। उसके अलावा पार्टीशन के अंदर इसका जब करेंगे तो अगर आप सी एफ़ की अपर सम लेते हैं तो वो इक्वल होगा सी मल्टीप्लाई बाई अपर सम ऑफ एफ़। और लोअर सम के लिए भी ये इक्वालिटी सेटिस्फाई करती है। 2 और 3 को आप बाय डेफिनेशन ऑफ अपर सम और लोअर सम से सेटिस्फाई करा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बड़ा आसान सा है, 2 एक स्टेप में आप ये इक्वालिटीज़ दोनों चेक कर सकते हैं कि ये होल्ड करती हैं। अगर ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये कैसे आ गया है। अच्छा, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। अपर सम ऑफ सी एफ़ लोअर सम ऑफ सी एफ़ विच इज़ इक्वल टू सी टाइम्स u माइनस एल। अब 1 को इसमें यूज़ करेंगे, वहाँ से एप्सिलॉन आ जाएगा। u ऑफ सी एफ़ माइनस l ऑफ सी एफ़ इज़ लेस दैन एप्सिलॉन विच शोज़ दैट सी एफ़ इज़ रीमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल फंक्शन। यहाँ तक हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि सी ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए हमारे पास सी एफ़ जो फंक्शन बनेगा वो रीमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल होगा। अब अगले स्टेप पे हम सी नेगेटिव लेते हैं। सी जब नेगेटिव लेंगे तो उसे माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने इसमें ऐसे सेट किया कि अगर सी नेगेटिव है तो सी इक्वल को ले लेते हैं माइनस सी प्राइम के, और सी प्राइम ग्रेटर दैन ज़ीरो है। अब सी प्राइम के लिए ऊपर वाले पोर्शन को यूज़ करेंगे तो हम लिख सकते हैं
अपर सम ऑफ माइनस सी प्राइम एफ इज इक्वल टू माइनस सी प्राइम ऑफ एल, एंड सिमिलरली लोअर सम ऑफ माइनस सी प्राइम एफ इज इक्वल टू माइनस सी प्राइम ऑफ यू। ये हम इसे आप इसे चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि ये ट्रू है दोनों। ये भी सिमिलरली जैसे मैंने आपको इस केस में बताया था कि आप अपर सम और लोअर सम की डेफिनेशन अप्लाई करें जो ऊपर दी हुई है बुक के अंदर, वहाँ से ना ये वाली दोनों इनइक्वालिटीज़ 2 और 3 और 5 और 6 को इसे चेक करें कि ये वाकई ट्रू है। अब 5 और 6 को यूज़ करते हुए इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लेने के बाद हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो सी नेगेटिव के लिए भी, सी पॉजिटिव के लिए भी और सी इक्वल टू 0 के लिए, तमाम के लिए ये हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेशन है यू माइनस एल की वो लेस देन एप्सिलॉन आ रही है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि सी एफ जो फंक्शन है ये रिमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल है। अच्छा, अब अगले स्टेज में हमने ये शो करना है कि उनका इंटीग्रल के दरमियान में क्या रिलेशन है कि सी एफ का जब इंटीग्रल लें तो वो सी मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ एफ हो जाता है। जब फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हैं, सी एफ हमने ये प्रूफ कर दिया यहाँ से कि ये रिमान इंटीग्रेबल है, तो लोअर इंटीग्रल जो होगा इसका वो इक्वल होगा अपर इंटीग्रल के, और वो सी एफ के इंटीग्रल के इक्वल भी होगा। ये हमने सी एफ की रिमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल होने की वजह से ऐसे लिखा है। ये इक्वालिटी 7 यहाँ से इम्प्लाइज होती है। साथ हमें ये भी पता है कि एफ रिमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल है, तो ये वाली 8 इक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो गई। अब हम सी ग्रेटर देन 0 के लिए देखते हैं कि ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि सी को बाहर कैसे निकालें। अगर हम इन्फिमम ले लें 2 का और ऑल पार्टीशन पी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये इन्फिमम की डेफिनेशन के तहत है कि सी हमारे पास बाहर आ गया जी, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी अपर इंटीग्रल ऑफ एफ। और हम ये भी हमने ऊपर ये कह चुके हैं कि अपर जो रिमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रल है सी एफ का वो इक्वल है इसके मुकम्मल सी एफ इंटीग्रल के, क्योंकि रिमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल सी एफ हम कह चुके हैं। तो हम इसे इसके मुताबिक लिख सकते हैं दोनों को इस तरह से, एफ बी और सी एफ दोनों के दोनों रिमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल हैं। तो हमने 7 और 8 को यूज़ करते हुए ये इक्वालिटी लिखी है सी ग्रेटर देन 0 के लिए। सिमिलरली सी नेगेटिव के लिए भी हम जैसे हमने ऊपर किया था वैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये इक्वालिटी सेटिस्फाई होती है। यहाँ पे हमारा थ्योरम 1 का प्रूफ मुकम्मल होता है। अब हम इसकी करोलरी पे आते हैं। अगर फंक्शन f जो है ना रिमान इंटीग्रेबल है, तो क्योंकि ऊपर वाले रिजल्ट में हमने जनरल के लिए किया था कि सी कोई भी हो सकता है, तो सी की वैल्यू अगर नेगेटिव ले लें -1 ले लें तो -f बन जाएगा। तो फंक्शन अगर रिमान इंटीग्रेबल है तो उसका नेगेटिव भी रिमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल हो जाएगा और साथ ये वाली इक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ये करोलरी का प्रूफ है। इसमें सिर्फ उसने स्टेटमेंट दी हुई है, प्रूफ तो हम ऑब्वियसली इस तरह से लिख सकते हैं। थ्योरम 1 की स्टेटमेंट लिखें और साथ ये मेंशन कर दें कि सी इज इक्वल टू -1 के लिए भी थ्योरम 1 ट्रू है, तो वहाँ से ये करोलरी का प्रूफ मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं नई प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी जो कि अलजेब्रा से रेलिवेंट है। पहले हमने कांस्टेंट मल्टीपल देखा था किसी फंक्शन का, वो भी रिमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल हो गया। अब अगर दो फंक्शंस हैं f1 और f2 जो रिमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल हैं, तो वहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि उनकी जो एडिशन होगी वो भी रिमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल होगी और ये वाली इक्वालिटी भी सेटिस्फाई होगी कि f प्लस जी का इंटीग्रल को अलग अलग कर सकते हैं। अगर आप और फरमाएं तो ये लीनियर की प्रॉपर्टी भी कहलाती है, लीनियर ऑपरेटर की। बहरहाल एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको ये बताया है, आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। अच्छा, हमारे पास अब गिवन ये है कि f1 और f2 दोनों के दोनों रिमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल हैं। जब दोनों रिमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल हैं तो दो पार्टीशनिंग मिलेंगी, हर एक एप्सिलॉन को फिक्स कर देते हैं, P1 और P2 दो पार्टीशनिंग ले लेते हैं। तो वही क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे नेसेसिटी और सफिशिएंट का, u ऑफ f1 माइनस l ऑफ f1 इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड u ऑफ f2 माइनस l ऑफ f2 इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक हो गया। अब पार्टीशनिंग P1 और P2 हमने करस्पॉन्डिंग टू f1 एंड f2 लिए थे इंटरवल ए बी की, इन दोनों का यूनियन ले लें, वहाँ से एक रिफाइनमेंट बन जाएगी, कॉमन रिफाइनमेंट है। ये वाली पार्टीशन जो होगी P ये दोनों के लिए होल्ड करेगी, तो इन दोनों के लिए भी होल्ड करेगी। तो यहाँ से हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं, हेंस फ्रॉम 1 and 2 वी कैन ऑब्टेन दैट दिस होल्ड्स फॉर दिस P। P1 के लिए ये होल्ड करती थी, P2 के लिए ये F2 के करस्पॉन्डिंग P2 थी, लेकिन अब जो P ले लिए तो अब F1 के लिए भी P है और
अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें। यहाँ पे F2 आना चाहिए, यहाँ पे F2 आएगा, इस बुक में यहाँ पे गलत किया हुआ इसने। U of F1 alpha minus L of F1 is less than epsilon by 2. U of F2 minus L of F2 is less than epsilon by 2. In combining both, we can adding both we can get inequality 4. अब f है, उन दोनों को ऐड करेंगे, एक नया फंक्शन बनेगा जिसे f कह देते हैं। F1 F2 को ऐड करेंगे, f आ जाएगा। अब f के लिए हम ये करते हैं, पार्टीशन p के लिए जब हमने इसकी पार्टीशन ली थी तो F1 के लिए और F2 के लिए ना इन्होंने सुप्रीम और इन्फीमम को असाइन किया हुआ है, एम आर डबल प्राइम कैपिटल स्मॉल के साथ, एम आर स्मॉल एम कैपिटल एम आर विद द इन्फीमम एंड सुप्रीम ऑफ F1 F2 एंड f रिस्पेक्टिवली। ये जो M1 प्राइम है ना, ये इन्फीमम है F1 का, ये कैपिटल M प्राइम है, ये सुप्रीमम है F1 का, ये डबल प्राइम R जो है ये इन्फीमम है F2 का, ये कैपिटल डबल M प्राइम जो है ना ये सुप्रीमम है F2 का, और एम आर स्मॉल एंड कैपिटल एम आर इन्फीमम एंड सुप्रीमम F रिस्पेक्टिवली। इस इंटरवल के लिए, इस ख़ास इंटरवल के लिए हमने फिक्स किया हुआ। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन के मुताबिक है, क्योंकि F1 भी बाउंडेड फंक्शन है, F2 भी बाउंडेड फंक्शन है, दो फंक्शन बाउंडेड होती है, एडिशन भी बाउंडेड होती है जो कि F है, और इनकी ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड के दरम्यान में हमने इसे लिख ली है। इन इनइक्वालिटीज़ को ऐड करके ना हम इस तरह से ये वाली इनइक्वालिटी बना सकते हैं, और यहाँ से F1 और F2 को निकाल दें तो बाकी दरमियान में ये रिलेशन बचेगा कि एम आर स्मॉल एम आर प्राइम small m r double prime is less than equal to m r small m r, and small m r is less than equal to capital M r, and which is less than equal to these two numbers. अब यहाँ पे डेल्टा अल्फ़ा r से मल्टीप्लाई कर दें जो कि अपर सम बनेगा f का, और ये लेस देन इक्वल टू इसके इनइक्वालिटी 5 से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। और ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको आप चेक करें, इसको एक्सपेंड करें। एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी 6 बनती है कि अपर सम ऑफ f जो है ना वो छोटा हो जाता है अपर सम ऑफ F1 प्लस अपर सम ऑफ F2 से। इसी तरह से लोअर सम के लिए भी अब जब करेंगे उसमें ये वाला रिलेशन बनेगा कि लोअर सम ऑफ f इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर सम ऑफ F1 प्लस लोअर सम ऑफ F2, एंड मल्टीप्लाइंग बाई -1 वी कैन गेट 7. नाउ एडिंग 7 and 6 we can write u of f minus L of f which is less than equal to this one, and substituting the previous results we can get that u of f minus L of f is less than epsilon. It implies that f is Riemann still integrable because epsilon is arbitrary and p is arbitrary partition. तो यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि दो फंक्शंस की जो एडिशन है उनको वो भी Riemann still इंटीग्रेबल होगी अगर वो दोनों होंगे। ठीक हो गया। अब रह गई इक्वालिटी, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कैसे रहेगी, इंटीग्रल को कैसे सेपरेट करेंगे। हम ये जानते हैं डेफिनेशन के तहत, अपर रिमान स्टेटिक इंटीग्रल की डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अपर इंटीग्रल जो है F1 का वो लेस देन होगा इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से। इसी तरह से लोअर इंटीग्रल जो है अपर इंटीग्रल F2 का वो भी लेस देन होगा इंटीग्रल ऑफ F2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। इफ़ P इज़ ए पार्टीशन देन 8 रिड्यूस टू दिस वन। ये पिछले एक रिज़ल्ट को यूज़ करके रिफाइनमेंट के केस में हम जानते हैं कि हमारे पास ये वाली चीज़ इस तरह से होती है। इन दोनों का भी आपस में रिलेशन है कि अपर सम ऑफ F1 विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P1 इज़ रिलेटेड टू अपर सम ऑफ F1 विद रिस्पेक्ट टू P। सिमिलरली आप इसको ये भी चेक कर सकते हैं कि 9 होल्ड करती है। अब पार्टीशन P के तहत F की जो इंटीग्रेशन है वो इस तरह से लिख सकते हैं, F जो है ना रिमान स्टिल्टली इंटीग्रेबल हो गया, हम इधर प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पे जब रिमान स्टिल्टली इंटीग्रेबल हो गया है तो अपर इंटीग्रल जो होगा वो इक्वल होगा मुकम्मल इंटीग्रल के, लेकिन अपर इंटीग्रल तो ऊपर हम कह चुके हैं कि ये हमारे पास जो है ना ये वाला रिलेशन होल्ड करता है। अगर एप्सिलॉन बाई 2 को रिमूव करूँ तो ये छोटा हो जाएगा अपर इंटीग्रल ऑफ F से, सॉरी अपर रिमान सम से of f, and but we know that from 6 that upper Riemann sum is less than equal to upper Riemann sum of F1 plus upper Riemann sum of F2, and by using 9 we can write this inequality, this one, and since epsilon is arbitrary it follows that we can obtain 10। एक साइड की इनइक्वालिटी ट्रू हो गई है।
अब दूसरी साइड के लिए हम इसे नेगेटिव से रिप्लेस करते हैं, नेगेटिव लेके आते हैं। जब आप F1 F2 लेंगे तो उनके नेगेटिव भी रिमांड इंटीग्रेबल होते हैं, उन दोनों को ऐड करेंगे तो एक और फंक्शन -f बनेगा। -f के लिए इनइक्वालिटी ये ट्रू हो जाएगी इसी को यूज़ करते हुए, क्योंकि ये ट्रू है पॉजिटिव के लिए। तो नेगेटिव, जब ये नेगेटिव लिया है इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल्ड कर जाएगा। नेगेटिव कॉमन ले लेंगे और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और 11 आ जाएगी। 11 और 10 एक फंक्शन है, वो उससे छोटा भी है और बड़ा भी है, तो इसका मतलब है दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट मुकम्मल होता है थ्योरम 2 का। थ्योरम 1 और थ्योरम 2 को कंबाइन करें तो ये इक्वालिटी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। दो फंक्शन अगर रिमांड स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल है तो दोनों का लीनियर कम्बिनेशन इस तरह से बनाएंगे। C1 C2 कॉन्स्टेंट्स है, F1 F2 जो है ना वो फंक्शंस हैं, रिमांड स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो वहाँ से हमारे पास ये थ्योरम, ये इक्वालिटी बनती है। दोनों रिमांड स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल भी हो गए, इनका जो ये कम्बिनेशन है। ना सिर्फ 2 के लिए ट्रू है, 3 4 फंक्शन जितने मर्जी हो ले लें, फाइनाइट जितने फंक्शंस होंगे उनकी जो एडिशन होगी या स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी या उनके दरमियान में जो लीनियर कम्बिनेशन बनेगा वो भी रिमांड स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल होगा और ये इक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। यहाँ तक हम इसको मुकम्मल करते हैं। बाकी अब नेक्स्ट थ्योरम 3 है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। इसको पढ़िएगा और उससे आप जो भी प्रॉब्लम हो शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।